दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रसराज का प्रस्ताव और 8 गोलियां। आपकी क्या शर्त है? मैं सुनना चाहूंगा। आकर्ष ने आशुतोष से पूछा। उसका सवाल सुनकर आशुतोष के चेहरे पर मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उसने उसी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं देख पा रहा हूं कि आपको अपनी क्षमता पर कुछ ज्यादा ही विश्वास है। अगर सच में ऐसा है तो क्यों ना हम शर्त के स्तर को थोड़ा और आगे बढ़ा दें। अगर हमारे रसायन शास्त्री वनराज शर्त को जीतते हैं तो तुम हमारे गुरुकुल में शामिल हो जाओगे। अगर हार जाते हैं तो तुम अपने सुदर्शन देव गुरुकुल में रह सकते हो। आशुतोष की यह बात सुनकर सभी ध्यान से आकर्ष की तरफ देखने लगे। कहीं ना कहीं पहले से ही सभी को उम्मीद थी कि आशुतोष इसी प्रकार की कोई शर्त रखेगा। माफ करना, लेकिन मुझे अपना सौदा करने का कोई शौक नहीं है, आकर्ष ने शांत शब्दों में मना करते हुए कहा। उसके इस जवाब को सुनकर आशुतोष के चेहरे पर से मुस्कुराहट एक पल के लिए गायब हो गई। भाव में यह परिवर्तन ज्यादा देर के लिए तो नहीं रहा था, लेकिन आकर्ष समझ चुका था कि आशुतोष इस समय अंदर से कैसा महसूस कर रहा होगा। इसलिए उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए कहा, यह चुनौती आपकी तरफ से दी गई थी। मुकाबला करना आपकी जिद है, मेरी नहीं। अगर मुकाबला करना चाहते हैं तो इसी शर्त के साथ होगा, अन्यथा वापस जा सकते हैं। इतना कहकर आकर्ष आशुतोष को भी नजरअंदाज करने लगा और अपने साथियों के साथ गोलियों के निर्माण पर बातें करने लगा। इन सब से आशुतोष अंदर ही अंदर गुस्से की आग में जलने लगा। उसका मन तो कर रहा था कि अभी आगे बढ़कर आकर्ष की गर्दन तोड़ दे, लेकिन वह मजबूर था। किसी तरह से उसने अपने गुस्से पर नियंत्रण किया और जवाब देते हुए कहा, ठीक है, स्वप्नशीर गुरुकुल को यह शर्त स्वीकार है। आकर्ष आशुतोष की तरफ पीठ करके खड़ा था, परंतु उसके जवाब को सुनकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ चुकी थी। वापस आशुतोष की तरफ मुड़ते हुए उसने कहा, एक बार फिर से सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर आपको अपने इस फैसले पर पछतावा हो। यही शब्द मैं तुमसे भी कहना चाहूंगा, आशुतोष ने साफ जवाब दिया। स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि अब बात उसके गुरुकुल के सम्मान पर आ चुकी थी। चुनौती देने के बाद अब वह लोग पीछे नहीं हट सकते थे, इसलिए मजबूरी में उन्हें आकर्ष की बात माननी ही पड़ी थी। अब तक आसपास खड़े कुछ गुरुकुलों के सदस्य भी उठकर आकर्ष के समूह के पास आ चुके थे। इनमें कनमणि गुरुकुल और ऊर्णनाभ गुरुकुल मुख्य था। आकर्ष, जोश में कोई फैसला मत लो। वनराज एक बहुत ही अनुभवी रसायन शास्त्री है। आज से कई साल पहले भी जब उसने महासभा में भाग लिया था तो बड़ी ही आसानी से सफलतापूर्वक 5 महामंत्र गोलियों का निर्माण कर लिया था। अब तो उसकी क्षमता में काफी ज्यादा वृद्धि हो चुकी होगी। ज्यादा नहीं तो कम से कम वह 6 गोलियों का निर्माण तो काफी आसानी से कर लेगा। यह आशुतोष की चाल है। तुम्हारे पास अभी भी अवसर है, मना कर दो। स्वप्नलता ने ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर आकर्ष को समझाने की कोशिश की, परंतु आकर्ष ने उसके शब्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी देर पहले जब वरिष्ठ सुदर्शन की मृत्यु हुई थी तब इनमें से किसी ने भी आगे आकर उसका पक्ष नहीं लिया था। आकर्ष को उसी क्षण समझ में आ चुका था कि सब अपने अपने स्वार्थ के चक्कर में हैं। इसलिए उसने जवाब देकर अपना समय बर्बाद नहीं किया। आकर्ष की ऐसी प्रतिक्रिया ने स्वप्नलता को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब धीरे धीरे उसे भी समझ में आने लगा था कि उन लोगों से गलती क्या हुई थी, पर पछताने के लिए देर हो चुकी थी। इधर शर्त के बारे में सुनकर रचनाकार समुदाय के लोगों का ध्यान भी आकर्ष और आशुतोष पर आ चुका था। रचनाकार समुदाय से दोनों जुड़वा भाई वहां पर इस मुकाबले को देखने के लिए आ चुके थे। एल्डर आशुतोष, लगता है आपका गुरुकुल इस बार बड़ा हाथ मारना चाह रहा है।
दोनों जुड़वा भाइयों में से बड़े भाई रसराज ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है वरिष्ठ रसराज। हम लोग तो बस एक छोटा सा मुकाबला कर रहे हैं। वैसे अब आप यहाँ पर आ चुके हैं तो क्यों ना आप इस मुकाबले के निर्णायक बने। आशुतोष ने पहले रसराज की बात का जवाब दिया और उसके बाद उन्हें निर्णायक बनने का प्रस्ताव दे दिया। उसके हिसाब से अगर रसराज जैसा शक्तिशाली योद्धा और रसायन शास्त्री इस मुकाबले का निर्णायक बन जाता है तो आकर्ष को कोई भी बेईमानी करने का अवसर नहीं मिलेगा। आशुतोष की बात सुनकर रसराज सोच में पड़ गए। उन्हें समझ में आ रहा था कि आशुतोष क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उन्होंने आकर्ष की तरफ देखा। वह जानना चाहते थे कि आकर्ष का इस पर क्या सोचना है। अगर आप निर्णायक बनेंगे तो मुझे भी खुशी होगी वरिष्ठ रसराज। आकर्ष ने इस बार अपने चेहरे के वास्तविक भाव प्रदर्शित करते हुए जवाब दिया। उसके जवाब को सुनकर और उसके चेहरे के भाव देखकर आशुतोष को थोड़ा अजीब लगने लगा। बाकी सबकी तरह एक पल के लिए उनके मन में भी विचार आया कि कहीं वह कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्होंने अपने इस विचार को खारिज कर दिया। उनके हिसाब से जो व्यक्ति 1 महीने पहले सिर्फ 3 महामंत्र गोलियों का निर्माण कर पाया था वह अब एकदम से इतना क्षमतावान कैसे हो सकता था कि वनराज जैसे रसायन शास्त्री को हरा दे जो 6 महामंत्र गोलियों का निर्माण बड़ी आसानी से कर सकता था। इधर रसराज ने जब आकर्ष के जवाब को सुना तो उन्हें भी थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर इस बारे में उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने दोनों पक्षों को संबोधित करते हुए कहा, अब जब दोनों पक्ष तैयार है तो हम महामंत्र गोली की निर्माण प्रक्रिया के पहले चरण को शुरू करते हैं। तुम दोनों अपनी तरफ से शुरुआत कर सकते हो। व्योमिका भी इस समय वहीं पर खड़ी थी, लेकिन बाकियों की तरह उसने आकर्ष की क्षमता पर संदेह नहीं किया था। उल्टा वह पूरे आत्मविश्वास के साथ आकर्ष की तरफ देख रही थी, जैसे उसे पहले से विश्वास हो कि आकर्ष जीतेगा। दूसरी तरफ रसराज के आदेश देते ही आकर्ष और वनराज दोनों ने अपनी अपनी तरफ से गोलियों के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। मुकाबला शुरू होते ही वनराज ने आगे का स्थान हासिल कर लिया, क्योंकि उसने चरणों में ज्वाला हांडी को व्यवस्थित करके उसको गर्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ आकर्ष कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखा रहा था। वो बड़े ही आराम से अपना काम कर रहा था। यह देखकर वनराज को उस पर हंसी आ गई। ज्वाला हांडी को गर्म करने की प्रक्रिया काफी लंबी होती थी। अब जब शुरुआत में ही वनराज ने आगे का स्थान ले लिया था तो यह तो निश्चित था कि वह अपनी ज्वाला हांडी को पहले गर्म करेगा। हाँ, अगर सामने वाला प्रतिद्वंदी ज्वाला हांडी को कम समय में गर्म कर सकता है तो वह सिर्फ उसकी देव ज्वाला के कारण हो सकता था, और वनराज का मानना था कि उसकी देव ज्वाला आकर्ष की देव ज्वाला से कई गुना बेहतर है। समय धीरे धीरे करके गुजरने लगा। लगभग 7 घंटे बाद वनराज ने ज्वाला हांडी को सफलतापूर्वक गर्म कर लिया। मैं जानता था वरिष्ठ वनराज का मुकाबला आकर्ष जैसा व्यक्ति तो कभी नहीं कर सकता। वनराज की सफलता को देखकर नीरव ने खुश होते हुए कहा, शांत हो जाइए छोटे प्रमुख, यहाँ पर मुकाबला चल रहा है, बीच में बोलना सही नहीं है। एल्डर लक्ष्मण ने एक धीमी आवाज में नीरव को चुप होने को कहा। यह सुनकर नीरव का चेहरा गुस्से से लाल पीला होने लगा। वह कोई जवाब देने वाला ही था कि तभी आशुतोष ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके कंधे पर हल्का सा वजन दिया। भले ही यह एक छोटा सा इशारा था, लेकिन नीरव को समझ में आ चुका था कि आशुतोष के कहने का मतलब क्या है। उसने तुरंत रसराज की तरफ देखा। रसराज इस समय उसे ही घूर रहे थे। उनकी निगाह अपने ऊपर देखकर नीरव ने अपने गुस्से को अपने मन में ही दबा दिया। इधर दूसरी तरफ आकर्ष सभी को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रहा था। पिछली बार मैंने 9 घंटे में ज्वाला हांडी को गर्म किया था। अगर इस बार मैंने जल्दी की तो लोगों को मेरी देव ज्वाला पर शक हो जाएगा। मुझे इस बार उतना ही समय लेना होगा, लेकिन ताप को नियंत्रित करना होगा। अगर मुकाबला जीतना है तो कम से कम 7 महामंत्र गोलियों का निर्माण करना होगा।
अपनी ज्वाला हांडी को ताप देते हुए आकर्ष में मन ही मन अपने आप से कहा। इसी तरह 2 घंटे और बीत गए। वनराज तो अब तक अपनी प्रक्रिया के आखिरी चरण में पहुंच चुका था, जहां पर उसे सिर्फ गोलियों को बाहर निकालना था, जबकि आकर्ष अभी भी ज्वाला हांडी को ही गर्म कर रहा था। अब जाकर उसकी ज्वाला हांडी गर्म हुई थी। बैंग! एकदम से वनराज ने अपनी ज्वाला हांडी पर एक जोर का प्रहार किया, जिसके बाद कुछ प्रकाश बिंदु उसकी ज्वाला हांडी से निकलकर बाहर आए। यह प्रकाश बिंदु असल में महामंत्र गोलियां थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट पूरी 6 महामंत्र गोलियां। वनराज ने एक उत्साहित स्वर में कहा। बहुत बढ़िया एल्डर वनराज, आपने हमें निराश नहीं किया। इस बार आपने सफलतापूर्वक 6 गोलियों का निर्माण किया है। अब तो जीत पक्का हमारी ही होगी। आशुतोष ने भी उत्साहित स्वर में वनराज को शाबाशी दी। अब क्योंकि वनराज अभी भी आकर्ष से आगे था, तो ज्यादातर चापलूस तो अभी से उसकी जीत का गुणगान करने लगे थे। इस समय पर सिर्फ एल्डर लक्ष्मण, एल्डर गोपाल, एल्डर महेंद्र और व्योमिका, यही कुछ लोग थे जिनको आकर्ष की जीत पर विश्वास था। इधर आकर्ष को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोग उसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। वह अभी भी आराम से एक एक करके सारी जड़ी बूटियां ज्वाला हांडी के अंदर डाल रहा था। वैसे भी यहाँ पर मुकाबला सफलता दर का था, तो यहाँ पर उसे जल्दबाजी दिखाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। एक प्रकार से देखा जाए तो आज आकर्ष अपने आप को चुनौती देने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह अपनी क्षमता को पार करना चाहता था। समय ऐसे ही गुजरने लगा और 3 घंटे और बीत गए। बैंग! अब आकर्ष ने भी अपनी ज्वाला हांडी पर एक प्रहार किया, जिसके बाद कुछ प्रकाश बिंदु उसकी ज्वाला हांडी से भी निकलकर बाहर आए। लेकिन वनराज की तरह उसने उन प्रकाश बिंदुओं को अपने हाथ में नहीं उठाया, बल्कि अपनी ऊर्जा की मदद से हवा में ही उठाए रखा, ताकि आसपास मौजूद सारे लोग देख सके कि उसने कुल कितनी महामंत्र गोलियों का निर्माण किया है। 8 गोलियां? मैं कुछ सपना तो नहीं देख रहा ना? इसने सच में 8 गोलियां का निर्माण किया है। एक बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने आश्चर्य से भरे स्वर में कहा। यह असंभव है। अभी 1 महीने पहले तो यह सिर्फ 3 गोलियों का निर्माण कर सकता था। अचानक से इसकी क्षमता में इतनी बड़ी वृद्धि कैसे हो सकती है? जरूर इसने कोई बेईमानी की होगी। नीरव ने अपनी कर्कशता से भरी आवाज में कहा। इसने बेईमानी नहीं की। मैं खुद यहीं पर मौजूद था। क्या तुम लोग यही कहना चाहते हो कि इसने मेरी मौजूदगी में बेईमानी की है? नीरव की बात को सुनकर पास में खड़े रसराज ने गुस्से से भरे स्वर में कहा। उनको गुस्से में देखकर नीरव बिल्कुल चुप हो गया। वह आगे कुछ बोल नहीं पाया। आकर्ष ने वाकई 8 महामंत्र गोलियों का निर्माण किया है। मैं खुद इसका साक्षी हूं। तुम भी मेरी बात से सहमत हो, है ना वनराज? रसराज ने वनराज की तरफ देखते हुए पूछा, जिसके जवाब में वनराज कुछ बोल नहीं पाया। वह तो अभी तक इस सच्चाई को पचा नहीं पाया था कि आकर्ष ने वाकई सफलतापूर्वक 8 महामंत्र गोलियों का निर्माण कर लिया है। तुमने अपनी क्षमता को छुपा कर रखा था, है ना? रसराज ने आकर्ष की तरफ देखा और गंभीर स्वर में पूछा। अगर मैंने छुपा कर रखा भी था तो क्या? ऐसा तो कोई भी नियम नहीं था कि कोई अपनी क्षमता छुपा नहीं सकता। और यह मत भूलो कि तुम लोगों के गुरुकुल ने पहले मुझे चुनौती दी थी। मैंने शर्त नहीं लगाई थी। आकर्ष ने स्पष्ट जवाब देते हुए कहा। इसके बाद उसने आशुतोष की तरफ देखा और अपना हाथ आगे किया। शर्त के मुताबिक अब आपको अपने गुरुकुल की देव तकनीक देनी चाहिए, आकर्ष ने आशुतोष से कहा। उसकी बात सुनकर आशुतोष का चेहरा पूरा काला पड़ गया। अब तो उसे भी समझ में आ चुका था कि आकर्ष ने जानबूझकर उसको जाल में फंसाया था। अगर उसे पहले पता होता कि आकर्ष के पास 8 महामंत्र गोलियों का निर्माण करने की क्षमता है, तो वह इस प्रकार की शर्त कभी भी नहीं लगाता। पर अब क्या किया जा सकता था? नुकसान तो हो चुका था। आशुतोष ने जवाब में कुछ नहीं कहा।
अपने गुस्से के भाव को कायम रखते हुए अपनी जादुई अंगूठी में से देव तकनीक निकाली और आकर्ष को दे दी। भले ही उसने मुंह से कोई शब्द नहीं कहे थे, लेकिन उसकी आंखों में छुपा कत्ल का भाव सब कुछ बता रहा था कि वह इस समय क्या महसूस कर रहा है। अगर सिर्फ देखने से आकर्ष खत्म होता तो आशुतोष के इस भाव के कारण वह कई बार खत्म हो चुका होता। आशुतोष खून के आंसू रो रहा था। अब तक आसपास खड़े लोग भी अपने सदमे से बाहर आ चुके थे, लेकिन आकर्ष ने जो किया था उसके ऊपर वो प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे थे। उनके हिसाब से आकर्ष, जो अभी तक 100 वर्ष का भी नहीं हुआ था, उसके पास इस प्रकार की क्षमता हो ही नहीं सकती थी। यह तो अच्छा था कि उन्होंने अपनी आंखों से इस दृश्य को देखा था, वरना अगर कोई और उन्हें इस बारे में बताता तो वह चाहकर भी इस पर विश्वास नहीं कर पाते। धन्यवाद। मैं स्वप्नशील गुरुकुल का आभारी हूं कि उन्होंने मेरी क्षमता पर सवाल उठाया और मुझसे इस प्रकार की शर्त लगाई। आगे भी अगर आपको कभी लगे कि मेरी क्षमता आपसे कम है और आप मुझे हरा सकते हैं, तो इस प्रकार की शर्त कभी भी लगा सकते हैं। मैं हमेशा तैयार रहूंगा। देव तकनीक हासिल होने के बाद आकर्ष ने आशुतोष के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहा। उसने जानबूझकर यह शब्द कहे थे ताकि आशुतोष को अंदर से पछतावा महसूस करवा सके। एक समझदार इंसान को तब तक नहीं हराया जा सकता था जब तक कि वह भावनाओं में न बहे। आकर्ष यहाँ पर यही करने की कोशिश कर रहा था। एक बार आशुतोष भावनाओं में बह गया तो कोई गलत कदम जरूर उठाएगा जिसका फायदा उठाकर आकर्ष उसको अपना शिकार बना सकता था। क्या कहा तुमने? तुम हमारा मजाक बना रहे हो? नीरव अब अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं कर पाया और आवेग में आकर आकर्ष पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। आकर्ष के प्रति उसके मन में नफरत और गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अब वह आकर्ष को बिना मारे तो शांत नहीं रह सकता था। पर इससे पहले कि वह आकर्ष के करीब पहुंच पाता, रसराज ने बीच में आकर अपनी ऊर्जा से उसे रोक लिया। उनका चेहरा भी गुस्से से लाल हो चुका था। काफी देर से वह नीरव को बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब उनकी भी सीमा अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। वह कोई सख्त कदम उठाने वाले थे कि तभी आशुतोष बीच में आ गया। क्षमा करें वरिष्ठ, हमारे छोटे प्रमुख आवेग में आकर यह सब कुछ कर गए। पर उनका इरादा आकर्ष को हानि पहुंचाने का नहीं था। बच्चा समझकर इन्हें माफ कर दीजिए। आशुतोष ने फिर से अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए कहा। आशुतोष, तुम जितनी इसकी गलतियों को छुपाओगे, यह इतना ही ज्यादा अपने रास्ते से भटकेगा। बुरा मत मानना, पर यह कहते हुए बहुत शर्म आ रही है कि तुम्हारे गुरुकुल ने बहुत ही गलत इंसान को अपने छोटे प्रमुख के रूप में चुना है। या तो इसे सुधारो या फिर इसकी गलतियों को। फिर से अगर इसने इस प्रकार की कोई गलती की है तो इसे माफी नहीं मिलेगी। रसराज ने अपनी ऊर्जा को नियंत्रित किया और एक कर्कश स्वर में आशुतोष से कहा। धन्यवाद वरिष्ठ, आगे से आपको शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। आशुतोष ने जवाब दिया और फिर नीरव व वनराज के साथ वहां से रवाना हो गया। आप उसे ऐसे ही जाने देंगे? थोड़ा दूर आने के बाद नीरव ने दबी हुई आवाज में आशुतोष से पूछा। मैंने कहा ना, पहले इसकी पहचान के बारे में पता लगने दो। मैं हर बार तुम्हारी गलतियों पर पर्दा नहीं डाल सकता। तुम्हें क्या लगता है मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं इसे मार दूं? एक पागल जानवर और योद्धा में इतना ही फर्क होता है कि योद्धा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। छोटी छोटी बात पर अगर तुम्हें गुस्सा आ जाता है तो तुम में और जानवर में कोई भी फर्क नहीं है। आशुतोष ने एक कड़क स्वर में जवाब दिया। उनकी बात सुनकर नीरव बिल्कुल चुप हो गया। आशुतोष को इतना गुस्से में उसने पहले कभी भी नहीं देखा था, इसलिए वो जानता था कि यह बोलने का सही समय नहीं है। दूसरी तरफ आशुतोष के जाने के बाद आकर्ष सुकून की सांस ले पाया था। अंदर से वह भले कैसे ही महसूस करें, चेहरे पर उसने उन भावों को आसानी से दिखाया नहीं था। उसे पता था कि जब तक वह निडर बनकर रहेगा तब तक ही उसका छलावा काम करेगा।
जिस क्षण उसकी आंखों में हल्का सा भी डर या घबराहट नजर आई, आशुतोष उसे पकड़ लेगा और उसके बाद उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि इस जगह पर उसका समर्थन करने वाला कोई भी नहीं था। आकर्ष भाई। आकर्ष अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसे एक स्वर सुनाई पड़ा। यह स्वर रसराज का था। इस समय पर आकर्ष के लिए उनका संबोधन पूरी तरह से बदल गया था, जिसे आकर्ष भी महसूस कर पा रहा था। अब इतना तो उसे भी पता था कि जब तक कोई मतलब ना हो तब तक कोई भी इतना करीब तो नहीं आता था। मदद के लिए धन्यवाद वरिष्ठ रसराज। आकर्ष ने आभार प्रकट करते हुए जवाब दिया। इस आभार की कोई आवश्यकता नहीं है आकर्ष भाई। तुम्हारी विलक्षण प्रतिभा ने आज तुम्हारी मदद की है। सच कहूं तो मुझे तुमसे एक बात करनी थी, रसराज ने कहा। हाँ बताइए, आकर्ष ने पूछा। क्या आप हमारे रचनाकार समुदाय में शामिल होना चाहेंगे? आपकी प्रतिभा को देखते हुए मुझे लगता है कि रचनाकार समुदाय आपके लिए सबसे उत्तम स्थान होगा, रसराज ने प्रस्ताव दिया। रचनाकार समुदाय? रसराज से इस प्रकार के किसी प्रस्ताव की उम्मीद आकर्ष को बिल्कुल भी नहीं थी। सच कहें तो आकर्ष के लिए यह काफी बड़ी सहायता हो सकती थी, लेकिन रचनाकार समुदाय हमेशा उसका साथ नहीं दे सकता था। आशुतोष से तो यह लोग मुझे बचा सकते हैं, लेकिन जिस क्षण इन्हें पता चला कि मेरी देव ज्वाला दिव्य ज्वाला है, यह लोग ही मेरे दुश्मन बन जाएंगे। आखिरकार यह भी अपने स्वार्थ के चक्कर में मुझे प्रस्ताव दे रहे हैं। फायदा मिला तो मुझे भी बेच देंगे, आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा। यह बात सच थी कि आशुतोष से रचनाकार समुदाय उसे बचा सकता था, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सच थी कि आशुतोष से रचनाकार समुदाय कई गुना ज्यादा खतरनाक था। आशुतोष सिर्फ 9 सिद्धांत समझने वाला योद्धा था। उसको अगर दुश्मन के तौर पर देखा जाए तो सबसे बड़ा खतरा सिर्फ वही था। लेकिन रचनाकार समुदाय की बात अलग थी। एक बार उन्हें आकर्ष की वास्तविकता पता चल गई तो पूरा समुदाय उसके खिलाफ हो सकता था, और इस समुदाय में ऐसे कई सारे योद्धा थे जिन्होंने 10 सिद्धांतों को समझ लिया था। अब एक साथ 10 सिद्धांत को समझने वाले कई सारे योद्धाओं का सामना करने से तो यही अच्छा था कि एक अकेले योद्धा से सामना कर लिया जाए जिसने 9 सिद्धांतों को समझ लिया हो। प्रस्ताव देने के लिए धन्यवाद वरिष्ठ रसराज, लेकिन मैं यहाँ पर ज्यादा समय नहीं रुकूंगा। मुझे वापस केंद्रीय क्षेत्र में अपने परिवार के पास लौटना होगा। इसलिए मुझे खेद है कि मैं आपके समुदाय में शामिल नहीं हो सकता। आकर्ष ने बड़ी ही विनम्रता के साथ रसराज के प्रस्ताव को ठुकराया। जब रसराज ने उसके शुरुआती जवाब को सुना तो उन्हें थोड़ा बुरा लगा, लेकिन जब उन्होंने पूरे जवाब को सुना तो उन्हें समझ में आ गया कि आकर्ष उनके समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकता। आकर्ष के इस विनम्रता ने रसराज को एक प्रकार से प्रभावित भी किया था। तो उन्होंने मुस्कुराहट के साथ जवाब देते हुए कहा, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतनी कम उम्र में आपने रसायन शास्त्र में ऐसी प्रगति की है। केंद्रीय क्षेत्र के परिवारों के बच्चों में अगर ऐसी क्षमता ना हो तो उन परिवारों का शक्तिशाली होने का क्या मतलब? शायद हमारा समुदाय आपके लिए एक उत्तम स्थान ना हो, लेकिन हम दोस्त तो बन ही सकते हैं। कभी जरूरत पड़े तो याद अवश्य कीजिएगा। इतना कहकर रसराज अपने भाई बलराज के साथ वहां से रवाना हो गए। अब पीछे सिर्फ आकर्ष, उसके साथी और कुछ दूसरे गुरुकुलों के सदस्य बच गए थे। बहुत बहुत बधाई हो आकर्ष भाई। सबसे पहले तीनों रसायन शास्त्रियों ने आकर्ष को शुभकामनाएं दी। उसके बाद स्वप्नलता, दीप्ति, अर्णव, यहाँ तक कि कावेरी की तरफ से भी आकर्ष को शुभकामनाएं मिलने लगी। आकर्ष की इस क्षमता को देखने के बाद कावेरी के लिए उसको देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल चुका था। अब तो मन ही मन उसे भी लगने लगा था कि आकर्ष व्योमिका के लिए बिल्कुल सही है। इसका एकमात्र कारण सिर्फ यह था कि आकर्ष अपनी कीमत बता पाया था। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो व्योमिका का की मास्टर सहित सभी उसको मारने की ही कोशिश करते। वैसे इतनी सारी शुभकामनाएं मिलने के बाद आकर्ष को कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। उसे पता था कि यह सिर्फ स्वार्थ के लिए है।
फिर भी वह खुश था क्योंकि उसे एक देव तकनीक तो हासिल हो गई थी जो तीनों श्रेणियां की थी, और क्योंकि अभी तक उसने अपनी वास्तविक क्षमता नहीं दिखाई थी, तो वह इन देव तकनीकों का इस्तेमाल करके कुछ और लोगों को अपने जाल में फंसा सकता था ताकि इतने सारे संसाधन हासिल कर सके कि भोपाल मंडल में प्रवेश कर जाए। जब तक वो भोपाल मंडल में प्रवेश नहीं करेगा, यहाँ के लोगों के सामने उसका कोई विशेष महत्व नहीं रहेगा। ज्वाला हांडी गर्म करने की शर्त। आकर्ष के मुकाबला जीतने की खबर उन सभी रसायन शास्त्रियों के लिए किसी झटके से कम नहीं थी जो सैकड़ों वर्षों से रसायन शास्त्र का अभ्यास कर रहे थे। यह उन सब के लिए अपमान की बात थी क्योंकि एक 100 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति उनसे आगे निकल रहा था। यह बात आकर्ष को भी पता थी कि वह सबके निशाने पर आ चुका है, इसलिए वह पूरी सावधानी के साथ अपनी योजना के अगले हिस्से पर काम शुरू कर चुका था। आकर्ष को सबसे पहले यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकत हासिल करनी थी, जिसके लिए उसके पास ऐसी तकनीकी नहीं थी जो उसकी ताकत को बढ़ा सके। उदाहरण के तौर पर अभी वह महामंत्र मंडल का योद्धा था, लेकिन यह ताकत तब तक काम नहीं आ सकती थी जब तक कि उसके पास तीनों श्रेणियों वाली देव तकनीक और दिव्य योग्यता न आ जाए। देव तकनीक में युद्ध कलाएं भी शामिल होती थी, इसलिए वो झूठ का सहारा लेकर इन देव तकनीक को हासिल करने की कोशिश कर रहा था ताकि आगे चलकर उसे आशुतोष जैसे दुश्मनों का सामना करने की पूरी क्षमता मिल जाए। आशुतोष की बदौलत उसे ऐसी देव तकनीक तो हासिल हो गई थी जो तीनों श्रेणियां की थी, अर्थात उग्र श्रेणी, गमय श्रेणी और कवच श्रेणी, तीनों में ही काम करती थी। पर अब उसे एक ऐसी दिव्य योग्यता की आवश्यकता थी जो इन तीनों श्रेणियां में काम कर सके। उसके बाद वह बड़े दुश्मनों से लड़ने के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर सकता था। इन तीनों श्रेणियों वाली दिव्य योग्यताएं पूरी 6 भूमियों पर सिर्फ 2 गुरुकुलों के पास थी। पहला गुरुकुल तो था प्रकाश भूमि का दिनकर गुरुकुल और दूसरा गुरुकुल था केंद्रीय भूमि का स्वर्गन गुरुकुल। अपनी योजना के इस हिस्से को पूरा करने के लिए यह जरूरी था कि दिनकर गुरुकुल या फिर स्वर्गन गुरुकुल में से कोई एक रसायन शास्त्री उसके साथ शर्त लगाए। उसने अपनी योजना के इस हिस्से के बारे में एल्डर लक्ष्मण को बताया। आपको अब दिव्य योग्यता भी हासिल करनी है? आकर्ष की योजना जानकर एल्डर लक्ष्मण को आश्चर्य हुआ। उन्हें पता नहीं था कि आकर्ष यहाँ पर इतनी बड़ी योजना बनाकर आया है। वरिष्ठ सुदर्शन के जाने के बाद अब आकर्ष ही था जो उनके गुरुकुल का सबसे शक्तिशाली शक्ति स्तंभ कहा जा सकता था। तो एल्डर लक्ष्मण ने दोनों गुरुकुलों के बारे में जो भी जानकारी पता थी वह आकर्ष के साथ साझा कर ली। एल्डर लक्ष्मण के अनुसार दिनकर गुरुकुल में सबसे बड़ी चुनौती था उनका मुख्य रसायन शास्त्री सूर्यभानु, एक उच्च श्रेणी का ऐसा रसायन शास्त्री जिसने पिछली महासभा में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि हासिल की थी। उसके बारे में कहा जाता था कि अगर वह आंखें बंद करके भी अगर महामंत्र गोलियों का निर्माण करें तो एक बार में 8 से 9 गोलियों का निर्माण कर सकता था, और अच्छे से कोशिश करें तो एक साथ 10 गोलियों का निर्माण कर सकता था। सूर्यभानु के बारे में और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बस इतनी सी बात ही उसके बारे में बताने के लिए पर्याप्त थी कि उसकी क्षमता कितनी है। उसकी क्षमता के बारे में जानकर आकर्ष को भी आश्चर्य हो रहा था। अगर वो 10 गोलियों का निर्माण कर सकता है तब तो मेरे साथ मुकाबला करने में उसे कोई भी समस्या नहीं होगी, है ना? आकर्ष ने एल्डर लक्ष्मण से पूछा। शायद। सूर्यभानु मुकाबले के लिए कभी मना नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिनकर गुरुकुल उस दिव्य योग्यता को दांव पर लगाएगा, एल्डर लक्ष्मण ने जवाब दिया। ऐसा क्यों? आकर्ष ने पूछा। वह इसलिए क्योंकि यह दिव्य योग्यता दिनकर गुरुकुल के पूर्व गुरुकुल प्रमुख के द्वारा हासिल की गई थी और इसके लिए उन्हें अपनी जान देनी पड़ी थी। पूर्व गुरुकुल प्रमुख वर्तमान गुरुकुल प्रमुख के पिता है, इसलिए चाहे पूरा गुरुकुल ही खत्म हो जाए वह इस दिव्य योग्यता को कभी भी दांव पर नहीं लगाएंगे, एल्डर लक्ष्मण ने जवाब दिया। उनके इस जवाब को सुनकर आकर्ष फिर से सोचने पर मजबूर हो गया। अगर सच में ऐसा था तब तो इस दिव्य योग्यता को हासिल करना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। इसके बावजूद भी वो एक कोशिश करना चाहता था,
इसलिए वो एल्डर लक्ष्मण के साथ दिनकर गुरुकुल के सदस्यों से मिलने के लिए आ गया। दिनकर गुरुकुल की तरफ से इस बार सूर्यभानु भी आया हुआ था। आकर्ष को लग रहा था कि उसे अपनी चाल में फंसाकर वह अपना काम कर लेगा, पर जैसे ही उसने सूर्यभानु से मुलाकात की, वह इरादा बदलने पर मजबूर हो गया। असल में सूर्यभानु बाकी रसायन शास्त्रियों के जैसा नहीं था। उम्र में वह भले ही आकर्ष से कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब उसने आकर्ष से बात शुरू की तो उसका प्रत्येक शब्द ऐसा था जैसे उसके कलेजे से निकला हो। उसके शब्दों में न सिर्फ आकर्ष के लिए विनम्रता थी बल्कि सम्मान का भाव भी था, जो उसने यहाँ पर आने के बाद किसी के भी शब्दों से महसूस नहीं किया था। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है आकर्ष। सच कहूं तो मैं तो खुद आपसे मिलना चाहता था, लेकिन अवसर ही नहीं मिला। मैं तो महासभा का ही इंतजार कर रहा था कि यहाँ पर आपसे मिलने का अवसर मिल जाए। यह सूर्यभानु की शुरुआती शब्द थे, जिनमें आकर्ष को कहीं पर भी छल कपट महसूस नहीं हो रहा था। बहुत सामान्य शब्दों से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, लेकिन थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे से बात करने में इतने सहज महसूस करने लगे जैसे बचपन से एक दूसरे को जानते हो। अब यह सब देखकर एल्डर लक्ष्मण को अजीब लगने लगा। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर आकर्ष क्या करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उन्होंने ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर आकर्ष को उसका लक्ष्य याद दिलवाने की कोशिश की। एल्डर लक्ष्मण, सूर्यभानु को हम शिकार नहीं बनाएंगे। यह बहुत अच्छा आदमी है। इसे धोखा देना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। हमें दिव्य योग्यता चाहिए, इसके लिए हम स्वर्गन देव गुरुकुल को भी निशाना बना सकते हैं। आकर्ष ने जवाब देते हुए कहा, स्वर्गन देव गुरुकुल? नहीं, हम उन्हें निशाना नहीं बना पाएंगे। एल्डर लक्ष्मण ने इसके लिए तुरंत मना कर दिया। निशाना नहीं बना पाएंगे? ऐसा क्यों? आकर्ष ने उलझन भरे स्वर में पूछा। वह इसलिए क्योंकि स्वर्गन देव गुरुकुल के पास 4 रसायन शास्त्री है, जिनमें से 3 उच्च श्रेणी के हैं और तीनों की क्षमता वनराज के बराबरी पर है। वनराज आपसे पहले ही हार चुका है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि स्वर्गन देव गुरुकुल के यह 3 रसायन शास्त्री आपके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार होंगे। एल्डर लक्ष्मण ने जवाब दिया। अगर वह तीनों तैयार नहीं होंगे तो हम चौथे रसायन शास्त्री के साथ मुकाबला कर लेंगे। वैसे वह किस श्रेणी का रसायन शास्त्री है? आकर्ष ने पूछा। आप उसके साथ भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह परम श्रेणी का रसायन शास्त्री है। एल्डर लक्ष्मण ने जवाब दिया। परम श्रेणी का रसायन शास्त्री? अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह इन सभी 6 भूमियों पर मौजूद इकलौता परम श्रेणी का रसायन शास्त्री है ना? आकर्ष ने पूछा। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूं कि आप इसके साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे। एल्डर लक्ष्मण ने जवाब दिया। मुझे दिव्य योग्यता तो स्वर्गन देव गुरुकुल से ही चाहिए। वैसे भी स्वर्गन देव गुरुकुल से हमें वरिष्ठ सुदर्शन का बदला लेना है। उनसे उनकी कीमती दिव्या योग्यता छीनने से बढ़िया और क्या हो सकता है। चाहे उनका रसायन शास्त्री परम श्रेणी का ही क्यों ना हो, हम मुकाबला तो उसी के साथ करेंगे। आकर्ष ने कहा। इसके बाद उसने सामने खड़े सूर्यभानु की तरफ देखा और पूछा, भाई सूर्यभानु, मैं किसी के साथ मुकाबला करने का सोच रहा हूं। आप मेरे साथ चलकर इस मनोरंजक खेल का दर्शक बनना चाहेंगे? मनोरंजक खेल? सूर्यभानु को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने उलझन भरे स्वर में पूछा। हाँ, एक मनोरंजक खेल। मैं स्वर्गन देव गुरुकुल के परम श्रेणी के रसायन शास्त्री को चुनौती देने का सोच रहा हूं। मुझे स्वर्गन देव गुरुकुल की वह दिव्य योग्यता चाहिए जो तीनों श्रेणियां में है। क्या कहते हैं? मेरे साथ चलेंगे और इस मुकाबले को देखेंगे? आकर्ष ने अपनी योजना के बारे में बताते हुए कहा। आकर्ष अकेला नहीं था जो सूर्यभानु को अपने दोस्त की तरह समझ रहा था। सूर्यभानु भी आकर्ष को एक अच्छा दोस्त समझने लगा था। इसलिए जैसे ही उसने आकर्ष की योजना के बारे में सुना, उसने उसको रोकते हुए कहा, आकर्ष भाई, आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए।
स्वर्गन देव गुरुकुल का रसायन शास्त्री शिशुपाल उच्च श्रेणी का नहीं बल्कि परम श्रेणी का रसायन शास्त्री है। आपको पता तो है ना दोनों के बीच का अंतर कितना बड़ा है। एक छोटी सी गलती आपको जीवन भर पछतावा करने के लिए मजबूर कर सकती है। इससे तो बेहतर यह है कि आपको स्वप्नशील गुरुकुल से जो तीनों श्रेणियों वाली देव तकनीक हासिल हुई है, आप उसको पहले सीख लें, फिर उसको किसी और देव अभिलेख के भीतर संरक्षित कर ले और उसे हमारे गुरुकुल प्रमुख के साथ सौदे के लिए प्रयोग करें। मैं हमारे गुरुकुल प्रमुख से इस बारे में बात करूंगा। मुझे विश्वास है कि वह हमारे गुरुकुल की देव तकनीक आपके साथ साझा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा और दोनों पक्षों को फायदा मिलेगा। सूर्यभानु के यह शब्द सुनकर आकर्ष को बहुत अच्छा लगा। यह बताने के लिए पर्याप्त था कि सूर्यभानु विश्वासपात्र व्यक्ति है। मेरे बारे में आपने इतना सोचा उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अपना इरादा कर चुका हूं। आप बस खेल देखिए, मुकाबला कैसे करना है और शर्त में क्या रखेंगे वह सब कुछ मैं संभाल लूंगा। आप एक बार के लिए मुझ पर विश्वास तो दिखा सकते हैं ना? आकर्ष ने कहा। अब जब बात विश्वास की आ चुकी थी तो सूर्यभानु मना कैसे करता। वह मान गया और आकर्ष व एल्डर लक्ष्मण के साथ स्वर्गन देव गुरुकुल के समूह की तरफ जाने लगा। इस समय एल्डर गोपाल और एल्डर महेंद्र भी उनके साथ थे। स्वर्गन देव गुरुकुल, आपका परम श्रेणी का रसायन शास्त्री कहाँ पर है? स्वर्गन देव गुरुकुल के सदस्यों के सामने जाने के बाद आकर्ष ने एक तेज आवाज में पूछा। स्वर्गन देव गुरुकुल के सदस्यों में सबसे आगे गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख शिरीष खड़े थे। जैसे ही उन्होंने आकर्ष का स्वर सुना, उन्होंने ध्यान से आकर्ष की तरफ देखा और गंभीर स्वर में पूछा, महोदय आकर्ष, क्या मैं जान सकता हूं कि आप हमारे गुरुकुल के परम श्रेणी के रसायन शास्त्री को क्यों ढूंढ रहे हैं? मुझे उनके साथ मुकाबला करना है, आकर्ष ने साफ और स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया। क्या? जैसे ही उसका जवाब शिरीष ने सुना, वह चौंक पड़े। सिर्फ वह नहीं बल्कि उनके बाकी सभी साथी भी हैरान होकर आकर्ष को देखने लगे। मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना ना? यह सच में हमारे रसायन शास्त्र शिशुपाल से मुकाबला करना चाहते हैं? मैंने भी यही सुना। लग नहीं रहा कि यह लोग मजाक कर रहे हैं। स्वर्गन देव गुरुकुल के सदस्य आपस में चर्चा करने लगे। इसी बीच एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी उस छोटे से समूह से निकलकर सामने आया। तुम मेरे साथ मुकाबला करना चाहते हो? उस व्यक्ति ने आकर्ष की तरफ देखते हुए पूछा। यह कोई और नहीं बल्कि स्वर्गन देव गुरुकुल का इकलौता परम श्रेणी का रसायन शास्त्री शिशुपाल था। हाँ बिल्कुल, मैं आपके साथ मुकाबला करना चाहता हूँ, आकर्ष ने जवाब दिया। यह जवाब सुनकर शिरीष के चेहरे पर गंभीरता और ज्यादा गहरी हो गई। महोदय आकर्ष, बताने का कष्ट करेंगे कि आप इस मुकाबला के दौरान शर्त किस मामले में लगाना चाहते हैं और दांव पर क्या लगाएंगे? शिरीष ने आकर्ष की तरफ देखते हुए पूछा। हम शर्त इस बात पर लगाएंगे कि सबसे पहले ज्वाला हांडी को गर्म कौन करता है, आकर्ष ने जवाब दिया। ज्वाला हांडी को गर्म करने की शर्त? महोदय आकर्ष, लगता है आप यह बात भूल रहे हैं कि आप सिर्फ उच्च श्रेणी के रसायन शास्त्री हैं, जबकि एल्डर शिशुपाल परम श्रेणी के रसायन शास्त्री हैं। एल्डर शिशुपाल के पास परम श्रेणी की ज्वाला हांडी है, जबकि आपके पास सिर्फ उच्च श्रेणी की ज्वाला हांडी है। दोनों ने अगर अपनी अपनी ज्वाला हांडी को गर्म करने की कोशिश की तो एल्डर शिशुपाल को अधिक समय लगेगा। ऐसे में आप तो यह शर्त ऐसे ही जीत जाएंगे। आपको क्या लगता है? आपके पिछले 2 मुकाबलों को देखते हुए हम ऐसी मूर्खता करेंगे? मुकाबला बराबरी पर किया जाता है और यहां पर तो बराबरी ही नहीं है। फिर मुकाबले का मतलब क्या है? गुरुकुल प्रमुख शिरीष ने पूछा। आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। अगर आपको लगता है कि हम दोनों बराबरी पर मुकाबला नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, आपके गुरुकुल के परम श्रेणी के रसायन शास्त्री शिशुपाल और मैं दोनों ही उच्च श्रेणी के ज्वाला हांडी को गर्म करने की कोशिश करेंगे।
जिसने कम समय में ज्वाला हांडी को गर्म किया वह इस शर्त को जीत जाएगा। अब तो आपको कोई समस्या नहीं है ना? आकर्ष ने जवाब दिया। आकर्ष के इन शब्दों ने एक बार फिर सभी को चौंकने पर मजबूर कर दिया। सभी के मन में एक ही सवाल था कि आकर्ष पागल तो नहीं हुआ है जो इस प्रकार की शर्त लगा रहा है। सिर्फ गुरुकुल प्रमुख शिरीष ही इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिनको ऐसा लग रहा था कि आकर्ष कोई चाल चल रहा है। अब जिस प्रकार अस्त्र परम श्रेणी में 4 भागों में बंट जाते थे, बिल्कुल उसी प्रकार रसायन शास्त्री भी परम श्रेणी में 4 प्रकार के होते थे। भूपाल श्रेणी के रसायन शास्त्री, चक्रपाल श्रेणी के रसायन शास्त्री, सैन्य श्रेणी के रसायन शास्त्री और सबसे आखिर में राज श्रेणी के रसायन शास्त्री। अगर स्वर्गन देव गुरुकुल के रसायन शास्त्री शिशुपाल की बात करें तो वह भूपाल श्रेणी के रसायन शास्त्री थे, इसलिए उनकी देव ज्वाला भी उसी श्रेणी की थी। अगर वह एक उच्च श्रेणी की ज्वाला हांडी को गर्म करें तो ज्वाला हांडी कुछ समय के बाद फट सकती थी। इसी कारण से गुरुकुल प्रमुख शिरीष को समझ में नहीं आ रहा था कि आकर्ष यह सब कुछ जानते हुए भी उनके साथ इस प्रकार की शर्त क्यों लग रहा था। मुझे यह शर्त स्वीकार है। जब गुरुकुल प्रमुख इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी पास में खड़े शिशुपाल ने अपनी तरफ से शर्त को स्वीकार कर लिया। पहले यह तो सुन लीजिए कि दांव पर क्या लगाना है। आकर्ष ने जवाब देते हुए कहा, शर्त और चुनौती दोनों तुम्हारी तरफ से दी गई है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए जो हमारे गुरुकुल के पास है। बताओ कि ऐसा क्या है जो तुम दांव पर लगवाना चाहते हो? रसायन शास्त्री शिशुपाल ने पूछा। मेरे पास एक ऐसी देव तकनीक है जो तीनों श्रेणियां में है। मैं उसे दांव पर लगाऊंगा। बदले में मैं चाहता हूं कि तुम्हारा गुरुकुल अपनी तीनों श्रेणियां वाली दिव्य योग्यता दांव पर लगाए। आकर्ष ने जवाब दिया। यह सुनकर शिशुपाल के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। जिस दिव्य योग्यता की यहाँ पर बात हो रही थी वह उनके स्वर्गन देव गुरुकुल की इकलौती तीनों श्रेणियां वाली दिव्य योग्यता थी। उसे दांव पर लगाने का मतलब था बहुत बड़ा जोखिम उठाना। क्या पता आकर्ष ने अपनी वास्तविक क्षमता को अभी भी छुपा रखा हो और इसके कारण उन लोगों को अपनी दिव्य योग्यता को खोना पड़ जाए। एल्डर शिशुपाल, इसके लिए मना कर दीजिए। गुरुकुल प्रमुख शिरीष ने तुरंत ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर एल्डर शिशुपाल को समझाया, लेकिन शिशुपाल इसके लिए तुरंत तैयार नहीं हुआ। उसके हिसाब से आकर्ष यहाँ पर जानबूझकर उसकी क्षमता पर सवाल उठा रहा था जो किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए सहन करने योग्य नहीं था। यहाँ पर अगर शिशुपाल मना कर देता है तो कल को सभी 6 भूमियों पर उसकी यह कहकर बेइज्जती हो सकती थी कि एक परम श्रेणी का रसायन शास्त्री होते हुए उसने एक उच्च श्रेणी के रसायन शास्त्री के साथ मुकाबला करने से मना कर दिया। गुरुकुल प्रमुख, मैं यह मुकाबला करूंगा, शिशुपाल ने कहा। लेकिन एल्डर शिशुपाल, आकर्ष बहुत शातिर है। आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले इसने आशुतोष जैसे शातिर व्यक्ति को धोखा दे दिया था। आपको लगता है कि इतना शातिर व्यक्ति यहाँ पर बिना किसी कारण के ऐसे ही शर्त लगाने आ जाएगा? ऊपर से आप शायद यह बात भूल रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उनके गुरुकुल के सबसे शक्तिशाली योद्धा सुदर्शन को मारा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। आप इसके लिए मना कर दीजिए। गुरुकुल प्रमुख शिरीष ने तर्क सहित बताने की कोशिश की कि वह मना क्यों कर रहे हैं। आपको इसी बात की चिंता है ना कि मैं यह मुकाबला हार सकता हूं और उसके बाद हमारे गुरुकुल की इकलौती दिव्य योग्यता आकर्ष के पास चली जाएगी। ऐसा है तो मैं अपना सबसे कीमती चक्रपाल श्रेणी का अस्त्र दांव पर लगाता हूं। अगर मैं यह मुकाबला हार जाता हूं तो इसकी भरपाई करने के लिए मैं गुरुकुल को अपना सबसे कीमती अस्त्र दूंगा, शिशुपाल ने जवाब दिया। यह सुनकर गुरुकुल प्रमुख शिरीष दंग रह गए। उन्हें इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि शिशुपाल इस मुकाबले को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं। दोनों ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर एक दूसरे को समझाने में लगे हुए थे। इस बीच आकर्ष के द्वारा चुनौती देने की खबर फिर से पूरे वेदी पर फैलने लगी थी। रचनाकार समुदाय के दोनों जुड़वा भाई रसराज और बलराज भी इस समय वहां पर आ चुके थे।
यह बहुत शातिर है। रसराज ने संदेश भेजकर अपने भाई बलराज से कहा। शातिर? मैं कुछ समझा नहीं। बलराज ने पूछा। अभी थोड़ी देर पहले ही आकर्ष ने मुझे संदेश भेजकर मुझसे पूछा था कि एक भोपाल श्रेणी के रसायन शास्त्री को उच्च श्रेणी की ज्वाला हांडी को गर्म करने में कितना समय लगेगा। तुम्हें समझ में आ रहा है यह व्यक्ति क्या करने की कोशिश कर रहा है? रसराज ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। वरिष्ठ रसराज। इससे पहले कि बलराज कुछ और पूछता, स्वर्गन देव गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख शिरीष की नजर उन दोनों भाइयों पर पड़ गई और उन्होंने वरिष्ठ रसराज को आवाज लगाई। गुरुकुल प्रमुख शिरीष। रसराज और बलराज दोनों ने मुस्कुराहट के साथ गुरुकुल प्रमुख शिरीष को प्रणाम किया। वरिष्ठ रसराज, हमारे रसायन शास्त्री शिशुपाल आकर्ष के साथ मुकाबला करना चाहते हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप इस मुकाबले के निर्णायक बन सकते हैं? गुरुकुल प्रमुख शिरीष ने प्रस्ताव दिया। क्यों नहीं? रसराज ने इस प्रस्ताव को तुरंत मान लिया। यह देखकर गुरुकुल प्रमुख शिरीष ने एक राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि रसराज की मौजूदगी में आकर्ष कोई बेईमानी नहीं करेगा। इधर रसराज दोनों रसायन शास्त्रियों के बीच में आ चुके थे। कैसे हो आकर्ष भाई? रसराज ने सबसे पहले आकर्ष से बात शुरू की। बिल्कुल ठीक हूं, आकर्ष ने जवाब दिया। थोड़ी देर पहले जब तुमने मुझसे सवाल किया था उसी समय मुझे समझ में आ गया था कि तुम कुछ तो योजना बना रहे हो। सच सच बताओ, तुम्हारे पास परम श्रेणी की देव ज्वाला तो नहीं है ना? अगर ऐसा हुआ तो स्वर्गन देव गुरुकुल खून के आंसू रोने वाला है। रसराज ने इस बार ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर आकर्ष से पूछा। जीत और हार के बारे में मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन इस बात का आपको पूरा विश्वास दिला सकता हूं कि मेरी देव ज्वाला परम श्रेणी की नहीं है। बाकी हम दोनों की देव ज्वाला में कितना बड़ा अंतर है यह तो आपको तब पता चलेगा जब दोनों के बीच मुकाबला होगा, आकर्ष ने जवाब दिया। तब तो मैं इस मुकाबले को देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूं, रसराज ने कहा। इसके बाद वो शिरीष की तरफ देखने लगे। रसायन शास्त्री शिशुपाल, रसायन शास्त्री आकर्ष, आप दोनों शर्त लगा रहे हैं। अगर रसायन शास्त्री शिशुपाल इस मुकाबले को जीत जाते हैं तो रसायन शास्त्री आकर्ष को अपनी भोपाल श्रेणी के देव तकनीक स्वर्गन देव गुरुकुल को देनी होगी, जो तीनों श्रेणियां में है। लेकिन अगर आकर्ष इस मुकाबले को जीत जाते हैं तो स्वर्गन देव गुरुकुल को अपनी दिव्य योग्यता आकर्ष को देनी होगी, जो तीनों श्रेणियां में है। क्या दोनों पक्षों को इससे कोई आपत्ति है? रसराज ने दोनों पक्षों से पूछा, जिस पर किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। अब वरिष्ठ रसराज ने इशारा किया, जिसके बाद शिशुपाल और आकर्ष दोनों ने उच्च श्रेणी की ज्वाला हांडी को गर्म करना शुरू कर दिया। इसी बीच मुकाबला देखने के लिए फिर से कई लोग वहां पर इकट्ठा हो चुके थे। यहां पर कई जाने पहचाने चेहरे थे। स्वप्नशीर गुरुकुल की तरफ से उनका छोटा प्रमुख नीरव और उनका रसायन शास्त्री वनराज आया हुआ था। दोनों इस समय कुछ बोल तो नहीं रहे थे, लेकिन एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जिसका मतलब था कि दोनों ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर आपस में बातें कर रहे हैं। उनसे कुछ ही दूरी पर 3 महिलाएं भी खड़ी थी, स्वप्नलता, व्योमिका और मृणाल। यह तीनों भी ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर एक दूसरे के साथ बातें कर रही थी। मुकाबला बिल्कुल पिछली बार के जैसा था। फर्क बस इतना था कि पिछली बार जहां सभी के आंखों में विश्वास था कि आकर्ष मुकाबला हार जाएगा, वहीं इस बार सभी की आंखों में सवाल था कि क्या आकर्ष इस मुकाबले को जीत सकता है। अब की बार तो एल्डर गोपाल, एल्डर लक्ष्मण और एल्डर महेंद्र की आंखों में भी सवाल नजर आ रहा था। वहां पर मौजूद लोगों में सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जिनको आकर्ष पर विश्वास था। एक तो थी महा और दूसरी थी व्योमिका। अब उन्हें विश्वास क्यों था इसका कारण तो उन्हें भी पता नहीं था। इधर मुकाबला गुजरते समय के साथ और ज्यादा गंभीर होता जा रहा था। दोनों रसायन शास्त्री अपनी अपनी देव ज्वाला के साथ अपनी ज्वाला हांडी को जल्द से जल्द गर्म करने की कोशिश कर रहे थे।
1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और आधा घंटा। इस आधे घंटे के समय में बहुत कुछ हो चुका था। जहां पहले सभी की आंखों में एक सवाल था, वहीं अब सभी की आंखों में आश्चर्य का भाव आ चुका था, क्योंकि इस आधे घंटे में परम श्रेणी के रसायन शास्त्री शिशुपाल से उच्च श्रेणी की ज्वाला हांडी गर्म नहीं हुई थी। वहीं दूसरी तरफ उच्च श्रेणी का रसायन शास्त्री होने के बावजूद आकर्ष ने अपनी ज्वाला के साथ अपनी उच्च श्रेणी की ज्वाला हांडी को निश्चित ताप तक गर्म कर दिया था। सभी दर्शकों की आंखों में अविश्वास का भाव था। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह असंभव कार्य संभव कैसे हो गया था।